अभी तक हम लोगों ने बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी फिनिश कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एमिनो एसिड्स जो है प्रोटीन का मोनोमर होता है। प्रोटीन का मोनोमर जो है उसी को हम लोग एमिनो एसिड्स बोलते हैं। मतलब प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से ही बना होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किस किस तरह का प्रोटीन है। सबसे पहले हम लोग एमिनो एसिड्स का स्टडी कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको नाम से भी लग रहा होगा, एमीन एंड एसिड ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि एमीन ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, एक कंपाउंड विथ COOH group and NH2 group, amine group present, ठीक है, present within the molecule is called amino acid. Is called एमिनो एसिड्स। ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर COOH ग्रुप एज वेल एज NH2 ग्रुप कंटेन कर रहा हो उसी को हम लोग एमिनो एसिड्स कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ इन दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ COOH and NH2 group, amino acids are named as alpha amino acid, beta amino acid, gamma amino acid और delta amino acid। ठीक है, amino acids are named as alpha AA, beta AA, गामा ए, डेल्टा ए। मतलब ए शॉर्ट फॉर्म है एमिनो एसिड का, डेल्टा ए। मतलब आप समझ सकते हो, अल्फा बीटा गामा पोजीशन हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत बार पढ़ चुके। अगर आपका COOH ग्रुप और ये आपका NH2 ग्रुप अगर इस जगह पे हो, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अगर आप समझ सकते हो कि R' CH NH2 और फिर CH2 COOH हो, तो इसको हम लोग बीटा एमिनो एसिड बोलेंगे। अगर आप समझ सकते हो कि R" CH NH2 CH2 और COOH, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गामा एमिनो एसिड कहेंगे। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आप कह सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन, बात यहां पे क्या अदर एटम उससे नहीं है, पॉइंट सिंपल यही है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में आपका NH2 ग्रुप रहा उसको अल्फा कहेंगे, उसके एक गैप करके रहा उसको बीटा कहेंगे, उसके दो गैप करके रहा तो गामा एमिनो एसिड कहेंगे। ठीक है, एक बात गौर कीजिएगा कि इन नेचर only alpha amino acid play important biological रोल। सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड ही बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, बाकी एमिनो एसिड का बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मतलब that is proteins consist of alpha amino acids only। सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड होता है उसमें, बीटा गामा एमिनो एसिड डेल्टा एमिनो एसिड नहीं होता है। ठीक है, सो we generally
जनरली कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड एज सिंपली एमिनो एसिड। अगर हम लोग को अल्फा एमिनो एसिड को हम लोग सिंपली क्या कह देते हैं, ए। अगर सिंपली आपको एमिनो एसिड कहा जाए, इसका सेंस अल्फा एमिनो एसिड ही होता है, बिकॉज नेचर में मेनली वही बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस है। और बायोमोलिक्यूल्स में जब हम लोग एमिनो एसिड की बात करते हैं तो अल्फा एमिनो एसिड की ही बात करते हैं। अब देखिए फर्दर एक और पॉइंट ये है कि नेचर में जो अल्फा एमिनो एसिड्स बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है उसका संख्या 22 है। 22 में से 20 जो होता है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, बाकी जो है दो जो एमिनो एसिड है अदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इन नेचर टोटल 22 एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट। इन नेचर टोटल 22 एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इन विच एमिनो एसिड का मतलब सिंपली अल्फा एमिनो एसिड है यहां पर। ठीक है, इन विच 20 आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 20 जो होगा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इन 20 में से 10 को हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, बिकॉज वो एमिनो एसिड बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, 20 में से आउट ऑफ 20 10 एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स, बिकॉज बॉडी उस तरह के एमिनो एसिड्स को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। उसको आपको डाइट में, उसको आपको फूड में लेना होगा, उस तरह के प्रोटीन्स को आपको लेना होता है इन फूड। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 20 10 एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स बिकॉज they are not prepared by body। बॉडी जो है इस तरह के 10 जो एमिनो एसिड है उसको प्रिपेयर नहीं कर पाता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बाई बॉडी। इन सबको बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय बॉडी एंड हेंस they must be taken in our diet। हम लोग को डाइट में उसको लेना होगा। मतलब सिंपल सी बात है, उस तरह का एमिनो एसिड जो बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है उसको हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड कहेंगे। इस तरह के एमिनो एसिड को हम लोग को ऑब्वियसली फूड के रूप में, डाइट के रूप में लेना होगा। बाकी जो 10 एमिनो एसिड है वो खुद बॉडी प्रिपेयर कर लेता है, इसलिए उसको हम लोग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहेंगे, एसेंशियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ठीक है, ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स मतलब एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ करके सारा जो एमिनो एसिड होता है अल्फा एमिनो एसिड वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जानना, इंटरेस्टिंग टू नो दैट on earth all biological system सारा का सारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है इज बेस्ड ऑन L configured एमिनो एसिड ओनली।
हम लोग डीएल असाइनमेंट पढ़े हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है जानना कि जो भी अर्थ पे बायोलॉजिकल सिस्टम है, सारा में जो एमिनो एसिड लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, वो सारा का सारा एल कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, देयर इज नो क्रिएचर ऑन अर्थ, देयर इज नो क्रिएचर ऑन अर्थ whose life is sustained by deconfigured amino acid. Deconfigured amino acid पे बेस्ड कोई भी क्रिएचर अर्थ पर नहीं है, deconfigured amino acid. However, life is equally probable लाइफ को इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है विद एल एमिनो एसिड एंड डी एमिनो एसिड। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि अर्थ पर कोई भी ऐसा क्रिएचर नहीं है जो डीकॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड से उसका लाइफ सस्टेन हो रहा है, उसका लाइफ चल रहा है। जो भी अर्थ पे क्रिएचर है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, सबका सब जो है एल कॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड पे बेस्ड है। और ऐसा साइंटिस्ट लोग एज्यूम करते हैं कि शायद यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लेनेट होगा जहां पर डीकॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड वाले क्रिएचर रहते होंगे। ठीक है, बिकॉज लाइफ के सवाल यह है कि अर्थ पे सारा एल कॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड से क्रिएचर बना हुआ है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन करता है कि शायद एल कॉन्फिगरेशन से ज्यादा लाइफ सस्टेनेबिलिटी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना लाइफ सस्टेन होगा एल कॉन्फिगर्ड से, उतना ही होगा डी कॉन्फिगर्ड से। इसलिए एल कॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड हो या डी कॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड हो, आपका लाइफ इक्वली सस्टेनेबल है। लेकिन अर्थ पर ओनली एल कॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड वाला ही स्पीशीज पाया जाता है। डी कॉन्फिगर्ड एमिनो एसिड्स आर एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट इन समवेयर यूनिवर्स, जो कि अभी तक कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन ये माना जाता है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एमिनो एसिड लिखते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। कुछ वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो नाम है वो ट्रिवियल नेम पे बेस्ड है। वो ट्रिवियल नेम है, ये इसके मतलब प्रॉपर्टी पर और सोर्स ऑफ जो इसका प्रोडक्शन है उस पे बेस्ड है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, नेम ऑफ एमिनो एसिड इज बेस्ड ऑन इट्स सोर्स एंड प्रॉपर्टी। सोर्स और प्रॉपर्टीज के आधार पर इसका नाम बेस्ड है, और इसलिए आपको बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। HNS2HCOOH, दिस इज ग्लाइसिन। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक आयरन है क्योंकि सिमेट्रिक सेंटर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप करते हो CH3HNS2 और COOH, इसको बोलते हैं हम लोग एलेनिन, और ये कायरल है। ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारा का सारा एमिनो एसिड जो होगा वो क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं CH3 HNS2 और COOH। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं CH3 CH3 CH2 HNS2 और COOH। ये सब का सब आप देख रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका नाम होता है लुइसिन, इसका नाम होता है वैलिन। ठीक है, हम कुछ लिख रहे हैं, आपको पूरा पूरा याद करने का जरूरत ये सब नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखते हो CH2OH HNS2 COOH,
इसका नाम होता है सेरीन। अगर आप लिखते हो SH CH2 H NH2R COOH, इसका नाम होता है सिस्टीन। अगर आप इसका नाम लिखते हो NH2 CH2 का होल 4, उसके बाद फिर दिस वन H NH2R COOH, ठीक है। और उसके बाद लिखते हो आप उसके बाद ये हम लिखते हैं COOH CH2 H NH2R COOH, ठीक है। इसको बोलता है एस्पेरेटिक एसिड। इसका नाम एस्पेरेटिक एसिड है। इसका नाम आप देखोगे कि इसका भी नाम होगा, एक्चुअली बेसिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल। अभी हम बता रहे हैं आपको एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप कुछ और स्ट्रक्चर लिखोगे तो देखोगे आप प्रोलीन NH COOH H CH2, दिस वन, इसको बोलते हैं प्रोलीन, ठीक है। दिस इज ठीक है, ये आपका प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने आपको एमिनो एसिड्स का कुछ एग्जांपल लिखाया है। इसमें गौर ये कीजिएगा, कुछ ऐसा एमिनो एसिड है, एक चीज तो गौर कीजिए कि आपके पास ये वाला पोर्शन जो है एसिडिक है, ये वाला पोर्शन जो है एसिडिक पोर्शन है और ये वाला पोर्शन जो है बेसिक पोर्शन है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है आपके पास जिसमें कि बेसिक पोर्शन ज्यादा है, मतलब NH2 ग्रुप ज्यादा है, तो उसको हम लोग कहेंगे बेसिक एमिनो एसिड। हालांकि NH2 के अलावा कोई अदर टाइप ऑफ बेस भी रह सकता है, जैसे कि OH, इसको भी आप कहोगे बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है। इसको आप कहोगे एसिडिक एमिनो एसिड, बिकॉज SH ग्रुप जो होगा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये आपका बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगा, ये आपका एसिडिक एमिनो एसिड कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर नॉर्मली एमिनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप रहेगा, लेकिन अगर आपके पास बेसिक ग्रुप ज्यादा आ गया, NH2 लाइक ग्रुप ज्यादा आ गया, तो आप उसको बोलोगे बेसिक एमिनो एसिड। अगर COOH ग्रुप ज्यादा आ गया तो उसको आप बोलोगे एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इन एमिनो एसिड गौर कीजिए आप, COOH ग्रुप जो है वो क्या है, इधर एसिडिक ग्रुप और एंड NH2 ग्रुप इज बेसिक ग्रुप। NH2 ग्रुप जो है वो बेसिक ग्रुप। अगर आपके पास एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें कि COOH ग्रुप या सिमिलर ग्रुप एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, उसको आप बोलोगे एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। एन एमिनो एसिड हैविंग हायर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप like COOH, SO3H, SH, ठीक है। आप कह सकते हो ये सब इश्यू है जिसको कि अगर ये सब रहा, then amino acids are called, such amino acids are called acidic amino acids। इस तरह के एमिनो एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड कहेंगे। एस्पेरेटिक एसिड हुआ, ग्लूटामिक एसिड हुआ, ये सब जो है आपको क्या कहलाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड कहलाएगा। सिस्टीन भी आपको एसिडिक एमिनो एसिड कहलाएगा, बिकॉज एसिड जो है कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक एसिडिक ग्रुप है, ठीक है।
जैसे कि आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो ये है COOH CH2 H NH2 और COOH, ठीक है, एस्पेरेटिक एसिड। अब अगर आपके पास क्या हुआ, बेसिक ग्रुप रहा, जैसे कि NH2 ग्रुप रहा, OH ग्रुप रहा, ये सब अगर ग्रुप रहा, NMA3 ग्रुप रहा, NMA2 ग्रुप रहा, तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक एमिनो एसिड कहेंगे। तो एन एमिनो एसिड हैविंग हायर नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, ठीक है, लाइक NH2, NME2, NHME, ठीक है, OH OH जो होगा बेसिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। An amino acid having higher number of basic group, this one are called basic amino acid। हम OH को नहीं रख रहे हैं क्योंकि OH जो है लगभग न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए बेसिक दोनों टेंडेंसी रखेगा। उसमें रख रहे हैं जैसे कि NH2 CH2 का होल 4 H NH2 और COOH। आप देख सकते हो कि दो आपके पास NH2 ग्रुप है और इसलिए क्या होगा, ये बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल आपको बताया एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड का। देखिए इन सब का नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एस्पेरेटिक एसिड है, कौन सा है, ये आपका एमिनो एसिड है। आपको बस ये समझना चाहिए कि एसिडिक एमिनो एसिड किसको कहेंगे, बेसिक एमिनो एसिड किसको कहेंगे, एमिनो एसिड में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सब आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री से अप्लाई करके पता कर सकते हो। इसलिए नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अगर हम नेचर ऑफ एमिनो एसिड को देखना चाहें तो गौर कीजिएगा, हम लोग नेचर ऑफ एमिनो एसिड पढ़ते हैं। देखिए हम नेचर पढ़ाने से पहले आपको एक रिएक्शन कंसीडर करवाते हैं। कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन क्या है, RCOOH क्या कर रहा है, NH2 के साथ या NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है RCOO माइनस और NH4 प्लस। अगर आप गौर कीजिएगा तो इसका पीके वैल्यू लगभग 4 to 5 है और इसका पीके वैल्यू 9 to 10 के करीब है। अगर आप इससे देखना चाहो तो स्ट्रॉन्गर एसिड ये हो गया और इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा वो मोस्टली क्या होगा, फॉरवर्ड लाई करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि COOH ग्रुप है, एक ऐसा कंपाउंड है इसमें कि RNH2 ग्रुप है या NH3 है, तो क्या होगा, ये जो होगा मेनली एग्जिस्ट करेगा RCOO माइनस और NH4 प्लस में। ये आप आसानी से समझ सकते हो, एसिड बेस रिएक्शन का हमने कैरेक्टरिस्टिक यूज किया कि अगर हमारा रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है एसिड वो स्ट्रांग है तो प्रोडक्ट की तरफ अप्लाई करेगा इक्विलिब्रियम। अगर प्रोडक्ट साइड जो एसिड होता है बेस होता है वो स्ट्रांग होता है तो रिएक्टेंट साइड एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम। अगर हम इन दोनों चीजों को गौर करें तो आपको ये दिखाएगा कि एवब एनालिसिस says that amino acid mainly exist in the form of ज्यूटराइन। मेनली जो होगा ज्यूटराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटराइन का मतलब क्या है, अगर आपके पास R है, COOH है
H है और NH2 है, तो ये जो है मेनली एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, RHCOO माइनस और NH3 प्लस। एक्चुअल में ये और ज्यादा अच्छा होगा, रिएक्शन और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि NH2 ग्रुप माइनस I ग्रुप है जो COOH का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। नॉर्मली अगर हम एक एसिड लेते हैं तब भी एसिड जो है वो NH3 को RNH2 को प्रोटोनेट कर दे रहा है, लेकिन अगर हम एक ऐसा एसिड लें जिसमें कि एक एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा और मेनली एग्जिस्ट करेगा ज्यूट्राइनिक फॉर्म में। यही जो है हमारा ज्यूट्राइनिक फॉर्म है और जो कि एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका जो कह सकते हो कि एमिनो एसिड है वो मेनली ज्यूट्राइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एनालिसिस एग्जैक्टली यही कर रहा है कि चूंकि एसिड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है RCOOH कंपेयर टू NH4 प्लस, इसलिए क्या होगा, मेनली एग्जिस्ट करेगा एज ज्यूट्राइनिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ज्यूट्राइन इन सॉलिड स्टेट। आप लिख सकते हो कि सॉलिड स्टेट में जो एमिनो एसिड होगा वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। हालांकि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में एमिनो एसिड जो होगा 3 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, जो डिपेंड करता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, एक्चुअली एमिनो एसिड्स आर वाटर soluble and in water nature of amino acid depends on pH of solution। नेचर ऑफ एमिनो एसिड जो होगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपका पीएच बहुत ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब आपका पीएच बहुत ज्यादा है मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, तब आपका एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। जब आपका पीएच बहुत कम है तो आपका केटायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, और जब आपका पीएच इंटरमीडिएट सिचुएशन का है तब जाकर के ज्यूट्राइनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एट वेरी हाई पीएच, एक्चुअली लिख देते हैं इस तरह से पहले, एक्चुअली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एमिनो एसिड। Forms of amino acids which exist in equilibrium in solution। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये जो है 3 फॉर्म एमिनो एसिड का है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि आपके पास है NH3 प्लस RCOOH, दिस इज कैटायनिक फॉर्म। ये इक्विलिब्रियम विथ रहेगा किसके साथ, अभी हम नहीं दिखा रहे कौन ज्यादा कौन कम होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है पीएच पर। ये हो गया आपका ज्यूट्राइनिक फॉर्म। ठीक है, ज्यूट्राइनिक फॉर्म निकाल आएगा जो हम लोग समझ रहे हैं। ज्यूट्राइनिक फॉर्म हो गया, और फिर जो होगा ये आपका जो होगा एनायनिक फॉर्म होगा, दिस वन NH2 और COO माइनस, दिस इज एनायनिक फॉर्म। ये 3 फॉर्म होगा जिसमें कि एमिनो एसिड एग्जिस्ट करेगा, केटायनिक, एनायनिक एंड ज्यूट्राइनिक। ठीक है, देखिए केटायनिक फॉर्म आप ये आसानी से समझ सकते हो कि यहां पर ये H+ लिया है। H+ कब लेगा NH2, जब आपके पास सॉल्यूशन में H+ ज्यादा है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। इन एसिडिक सॉल्यूशन मेनली केटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट, मतलब लगभग पीएच जो होगा लेस देन 2 होगा। लेस देन 2 होगा तो हाईली एसिडिक होगा,
mainly cationic form exists in acidic solution. जब pH आपका लेस देन 2 है, mainly cationic form exists and mainly जो होगा आपका cationic form exist करेगा and आप ये कह सकते हो solution becomes conductor. ये आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आपका नेट चार्ज क्या है, प्लस. अगर हम बात करें एट हायर पीएच, मतलब इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में आपका कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है. बेसिक सॉल्यूशन में COOH जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा, COO माइनस बना लेगा, मतलब एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा. बेसिक सॉल्यूशन का मतलब है पीएच लगभग 10 से ज्यादा. ठीक है, मेनली एनायनिक फॉर्म डोमिनेट, मेनली एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट एंड फिर क्या होगा, एंड सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टर. सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टर, सॉल्यूशन होगा कंडक्टर हो जाएगा. लेकिन गौर कीजिएगा कि इंटरमीडिएट पीएच पे, एट इंटरमीडिएट पीएच लगभग पीएच होता है 6 से लेकर के पीएच 8 के बीच में. ठीक है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म डोमिनेट, और ज्यूटरानिक फॉर्म के साथ दिक्कत यह है कि इस पे चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज 0 है. जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और इसलिए नेट चार्ज 0 होने के कारण क्या होगा, ये जो होगा कंडक्टर नहीं होगा. तो एट इंटरमीडिएट पीएच 6 to 8 ज्यूटरानिक फॉर्म डोमिनेट एंड हेंस सॉल्यूशन बिकम्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका ज्यूटरानिक फॉर्म पे नेट चार्ज 0 है. ठीक है, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन में यही पॉइंट है कि सॉल्यूशन में आपका एमिनो एसिड का तीनों फॉर्म हो सकता है. अगर आप बहुत कम पीएच रखोगे तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन में केटानिक फॉर्म डोमिनेट करेगा. बहुत ज्यादा पीएच रखोगे तो बेसिक सॉल्यूशन होगा और वहां पर एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा. और अगर आप इंटरमीडिएट पीएच रखें तब आपका एसिडिक फॉर्म, तब आपका ज्यूटरानिक फॉर्म डोमिनेट करेगा और इस केस में सॉल्यूशन नॉन कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी. अब पॉइंट ये है कि एक ऐसा पीएच होता है जहां पर जो है मेनली ज्यूटरानिक फॉर्म डोमिनेट करता है. इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड. ठीक है, there is a pH value at which there is a pH value, एक pH value होता है at which mainly ज्यूटरानिक फॉर्म डोमिनेट, mainly ज्यूटरानिक फॉर्म एग्जिस्ट. ठीक है, there is a pH value at which mainly ज्यूटरानिक फॉर्म exists. ठीक है, it is called, this pH is called isoelectric point. This pH is called isoelectric point. isoelectric point का सीधा मतलब है वह pH वैल्यू जहां पर आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ज्यूटरानिक फॉर्म डोमिनेट करे. तो पीआई का वैल्यू होता क्या है, पीआई का वैल्यू होता है pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ पीआई. अब गौर ये करना है कि pKa1 और pK2 है क्या, इसका मतलब क्या है. देखिए हम आपको बताते हैं, बहुत कम लोग को ये अच्छे से पता होता है कि pKa1 और pKa2 क्या मतलब रखता है. देखिए pKa1 जो है ये
कोरस्पॉन्ड टू पीके, तो आप समझते ही होंगे कि पीके क्या है, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का माइनस ऑफ लॉग लेना होता है, वही पीके। कोरस्पॉन्ड टू, ठीक है, कोरस्पॉन्ड टू डिसोसिएशन ऑफ COOH ग्रुप, COOH ग्रुप इन केटायनिक फॉर्म। जो केटायनिक फॉर्म है फर्स्ट वन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग pK1 होता है। याद रखिएगा केटायनिक फॉर्म में COOH का, नोट NH3+ का, अमोनियम आयन का नहीं। और pKHU क्या होता है, कॉरस्पॉन्ड टू डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम आयन NH3+ ग्रुप इन ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म में जो आपका NH3+ है उसके डिसोसिएशन से pKHU रिलेटेड होता है। तो किसी भी एमिनो एसिड को अगर आप, किसी भी एमिनो एसिड का अगर आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना चाहो तो आपका pK1 + pKHU डिवाइड बाई 2 होगा, जहां pK1 कॉरस्पॉन्ड करता है डिसोसिएशन ऑफ COOH ग्रुप इन केटायन एंड pK2 कॉरस्पॉन्ड करता है डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम ग्रुप इन ज्यूट्रायनिक फॉर्म। ये दो फॉर्म है आपका, ठीक है, COOH और NH3 ग्रुप, NH3+ ग्रुप जो केटायनिक फॉर्म और ज्यूट्रायनिक फॉर्म में है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि आपके पास 3 फॉर्म है। अगर हम बात करें कि एट pH लेस देन PI, अगर आप PI से कम रखते हो pH, तब क्या होगा, केटायनिक फॉर्म डोमिनेंट, pH बराबर हो गया PI का, एनायनिक फॉर्म डोमिनेंट, और अगर pH ग्रेटर देन हो गया PI का, सॉरी pH बराबर PI पे ज्यूट्रायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, pH इज इक्वल टू PI पे ज्यूट्रायनिक फॉर्म डोमिनेट, और pH ग्रेटर देन PI पे एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि आप समझ सकते हो कि सॉल्यूशन में जो नेचर ऑफ एमिनो एसिड है वो pH डिपेंडेंट होता है। अगर एग्जैक्टली PI के बराबर हुआ तो ज्यूट्रायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, और इस केस में नॉन कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप pH लेस देन PI करते हो तो केटायनिक फॉर्म डोमिनेट करना शुरू कर देगा। pH अगर ग्रेटर देन PI शुरू करते हो करना तो आपका एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये आपका एमिनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन है। एमिनो एसिड क्या होता है, ज्यूट्रायनिक फॉर्म क्या होगा उसका, एनायनिक फॉर्म, केटायनिक फॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन देते हैं आपको, ये 2 क्वेश्चन देते हैं जिससे कि आपको इस पे बेस्ड एमिनो एसिड पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। एक्सप्लेन, सवाल ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है this one exists, COOH exists but not this one, SO3H और NH2। इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। गौर कीजिएगा यहां पर एक्सप्लेनेशन आता है ज्यूट्रायनिक फॉर्म के एग्जिस्टेंस से। एक्चुअल में COOH से एक बहुत अच्छा एसिड है SO3H, ठीक है। एक्चुअली SO3H ग्रुप, SO3H इज ए बेटर एसिड, इज ए बेटर एसिड देन COOH ग्रुप, ठीक है। SO3H ग्रुप जो होगा एक बेहतर एसिड होगा देन COOH ग्रुप। और जब बेहतर एसिड होगा सो आपका ये फॉर्म है दिस वन,
SO3H NH2 mainly exist in the form of deuterium. पॉइंट ये है कि यहां पर जो है आपका ये जो एसिड है SO3 जो एसिड दिख रहा है वो आपका क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण क्या होगा, ये जो होगा मेनली ड्यूटेराइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जबकि बात अगर हम यहां पे करें तो एक्चुअल में COOH का एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ हद तक ये डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि एक डोनर ग्रुप, और COOH का अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि ये जो है एग्जिस्ट करेगा, जबकि ये जो है जो SO3H है बेंजीन सल्फोनिक, आप कह सकते हो इसका नाम पारा सल्फोनिक एसिड एनिलीन, इसका आप कह सकते हो पारा एनिलीन बेंजोइक एसिड। तो पारा एनिलीन बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ये जो COOH ग्रुप है बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, क्योंकि आपको ये रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देकर के इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटा भी रहा होगा, जबकि SO3H को भी रिंग दे रहा होगा, लेकिन SO3H बहुत अच्छा एसिड है, इसके कारण से वो एसिड की तरह बिहेव कर जाएगा, और बेस यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा आपको ये NH3 प्लस के रूप में एग्जिस्ट करेगा और ये SO3 माइनस के रूप में एग्जिस्ट करेगा, जो ड्यूटेराइनिक फॉर्म है। ठीक है, एक सवाल दिया आपको हमने। एमिनो एसिड में बेस्ड बहुत सिंपल सवाल होता है, और जो कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मान लिया आपको कहा जाए राइट द मेथड ऑफ सेपरेशन of cationic, anionic and deuterionic form. Ionic form of amino acid. सिंपल सी बात है, आप इसका यही तरीका होगा, आप जानते हो कि जब बहुत कम होगा एट लो pH cationic form dominant मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, cationic form dominant, cationic form dominant करेगा, और जो कि क्या होगा एट लो pH cationic form dominant करेगा, और जो कि कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और एक खास डायरेक्शन में कैटायनिक फॉर्म जो होगा आपको कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा, विच इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड हेंस moves toward cathode in an applied electric field. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। फिर एट वेरी हाई pH बेसिक सॉल्यूशन, एनायनिक फॉर्म डोमिनेंट, which is a conductor of electricity, which is again a conductor of electricity, and hence moves toward anode in an applied electric field, जो है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, और इस तरह से आप कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म को सॉल्यूशन से अलग कर लोगे। जो सॉल्यूशन में बचेगा वो आपका ड्यूटेराइनिक फॉर्म होगा। द ड्यूटेराइनिक फॉर्म विल रिमेन इन सॉल्यूशन। जो ड्यूटेराइनिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन में आपका एग्जिस्ट करेगा, जो कि आप इस तरह से तीनों को आपने अलग अलग कर लिया। कैटायनिक फॉर्म कैथोड की तरफ मूव कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, बहुत लो pH करके आपने कैटायनिक फॉर्म अलग कर लिया।
बहुत हाई पीएच करके एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करता है, तो एनायनिक फॉर्म को आपने एनोड की तरफ मूव करा दिया, और ड्यूटेराइनिक फॉर्म जो होगा सॉल्यूशन में रहेगा, इसको क्या अलग कर सकते हो। और कीजिएगा, मान लिया आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज पीआई आइसोलेटेड पॉइंट लेस देन 6। ए है CH3 NH2 H और COOH, बी है COOH CH2 H NH2 और COOH, सी है NH2 CH2 का होल 4 H NH2 और COOH, और डी है कांट प्रेडिक्ट। तो देखिए एक बात गौर कीजिएगा, पीआई कहा जा रहा है कि 6 से कम पे होना चाहिए, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होना चाहिए। तो गौर कीजिए इस बात को कि फॉर न्यूट्रल एमिनो एसिड जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप है, पीआई जो होता है 6 से 8 के बीच में बिलोंग करता है। फॉर एसिडिक एमिनो एसिड जहां पर आपके पास COOH ग्रुप का एसिडिक ग्रुप का संख्या ज्यादा होता है, वहां पर जो एमिनो एसिड का पीआई जो होगा वो लेस देन 6 हो जाएगा, और फॉर बेसिक एमिनो एसिड आपका पीआई जो होगा ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो नेचर ऑफ एमिनो एसिड पे डिपेंड करता है। अगर एसिडिक एमिनो एसिड है तो पीआई लेस देन 6, बेसिक एमिनो एसिड है तो पीआई ग्रेटर देन 8, और अगर न्यूट्रल एमिनो एसिड है तो पीआई क्या होगा 6 to 8 के बीच में लाई करेगा। तो जैसा कि आपको पूछा जा रहा है कि पीआई किसका लेस देन 6 होगा, एसिडिक एमिनो एसिड इज दिस वन, और इसलिए क्या होगा इस कंपाउंड का, इस एमिनो एसिड का पीआई क्या होगा लेस देन 6 होगा। हमने एमिनो एसिड का आपको इंट्रोडक्शन कर दिया है। अगले क्लास में हम लोग एमिनो एसिड का इंटरलिंकिंग से आगे इंटरलिंकिंग को पढ़ेंगे, इंटरलिंकिंग के आगे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जिसको कि हम लोग पेप्टाइड भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग एमिनो एसिड्स का पॉलीमर के बारे में पढ़ना स्टडी करेंगे, डाइमर, ट्राइमर एंड देन पॉलीमर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।